हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। यदि आप सभी का साइकोलॉजी बहुत ही कमज़ोर है तो मैं आप सभी के लिए पता है कि एक सीरीज़ लाया हूँ, जिस सीरीज़ में मैं आप सभी को 470 MBBI साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 70 प्रश्न 100% गारंटी है कि पूछा जाएगा और यहाँ से आप आसानी से 35 प्रश्न बना लेंगे। यदि 70 प्रश्न न भी पूछा जाएगा पहले, तो 35 प्रश्न तो गारंटी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं से पूछेगा और आप इस 35 प्रश्न को बना लेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 35 प्रश्न ही बनाना है। तो इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया और प्रत्येक वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि 94 प्रश्न चर्चा करेंगे, ताकि 5 वीडियो में टोटल प्रश्न कवर हो जाए। ठीक है, तो आज हम चलते हैं 95 नंबर प्रश्न से 188 नंबर प्रश्न तक की क्लास को इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसलिए पहले इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखें तो जाकर एक बार उस क्लास को भी देख लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाए। और एक ही बार क्लास नहीं देखना है, मैं तो कहता हूँ कि जब तक आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न एकदम दिमाग में फिट नहीं हो जाए तब तक 4-5 बार ज़रूर क्लास को देखिएगा। ठीक है, ये देखिए 94वां प्रश्न ये था मेरा पिछले वीडियो का प्रश्न, लास्ट प्रश्न। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था फ्रॉइड के अनुसार मन के आक्रामक मॉडल कौन है, तो उपाहम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे, आज का पहला नंबर प्रश्न से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है, तो शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में गोलाकार है, आयताकार है, लंबाकार है, लेकिन कृष्याकाय नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले एक का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पिछले वीडियो यदि आप सभी देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था ये भी कि आंसर ऑलरेडी आपका क्या है तो अंडरलाइन किया गया है। इससे क्या होगा कि मुझे भी पढ़ाने में आसानी होगा और मैं जल्दी जल्दी आपको पूरा प्रश्न पढ़ा दूंगा, क्योंकि पता ही है साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी में मतलब 35 प्रश्न 30 प्रश्न पढ़ाने में मतलब आधा घंटा 1 घंटा लगता है, लेकिन आंसर यहाँ पर अंडरलाइन किया गया, इसलिए ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और मैं पढ़ा भी दूंगा, समझा भी दूंगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि मैं ऑप्शन पे भी चर्चा करता हूँ इसलिए, ताकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले 96वां प्रश्न कह रहे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किससे कहा जाता है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का जो कार्यपालक होता है इसे अहम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो अहम को कहा जाता है। पहले आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। प्रश्न 97वां प्रश्न कह रहा है आत्मा को किस रूप में समझा जा सकता है, तो आत्मा को हम आत्मगत तथा वस्तुगत दोनों के रूप में समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया। पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया, तो पीएफ अध्ययन को रोजनविग्स ने विकसित किया था। ठीक है, पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया था, तो याद रखोगे रोजनविग्स ने विकसित किया था। यहाँ पे देखिए, कह रहा है रोसरा मस्लिष्क लक्षण कितने मस्लिष्कम होते हैं। ठीक है, कह रहा है रोसरा जो मस्लिष्कम होते हैं परीक्षण में कितने मस्लिष्कम होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, देखिए एक प्रकार का ये क्या है, तो रोसरा मस्लिष्कम परीक्षण है। ठीक है, परीक्षण मतलब क्या होता है, तो परीक्षण मतलब होता है किसी भी चीज़ का मतलब हम सिद्धांत के माध्यम से या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं किसी भी माध्यम से। ठीक है, तो उसे ही हम परीक्षण करते हैं, मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो इसके यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह टोटल 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न कह रहा है बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया, तो बड़े पंच में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा। देखिए शामिल किया गया है तो बहिर्मूलता को, मनस्ताप को, कर्तव्य निष्ठा को शामिल किया गया, प्रभुत्व जो है इसे शामिल नहीं किया गया बड़े पंच में। ठीक है, इसलिए पहले करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। मैंने आप सभी को एक और बात बताया था कि पहले देखिए साइकोलॉजी यदि आप हिंदी में पढ़िएगा तो बहुत भास्ट लगेगा, आप सभी को समझ में नहीं आएगा। और यदि आपका बहुत अच्छा इंग्लिश मजबूत है थोड़ा सा, तो इंग्लिश में साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इंग्लिश प्रश्न सभी पर मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न भी पढ़िएगा, तो उससे क्या होगा, याद भी हो जाएगा और समझ में भी आसानी से आएगा। क्योंकि हिंदी का जो वर्ड होता है ये थोड़ा सा भास्ट वर्ड होता है, समझ में जल्दी आपको नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया, तो जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व को जो विकसित किया था इसका नाम था मल्लिक एम जोशी। क्या नाम था, मल्लिक एम जोशी नाम था। आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है एक प्रेक्षक की रिपोर्ट को प्रदत्त होते वे कैसे प्राप्त होते हैं। एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं मतलब जो जानकारी होते हैं वे कैसे प्राप्त होते हैं, तो साक्षात्कार से, प्रेक्षण और निर्धारण से, नाम निर्देशन से,
यानी उपरोक्त में से सभी से यह प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डी आपका सही आंसर हो जाएगा। TAT को किसने विकसित किया? TAT को किसने विकसित किया? तो मॉर्गन एवं मर्रे ने विकसित किया था। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया भी हुआ है। TAT को किसने विकसित किया? तो मॉर्गन एवं मर्रे ने विकसित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में संबंध का अनुभव करता है? मतलब निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्ति जो है मुख्य रूप से अपने बारे में के संबंध में अनुभव करता है? तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत आत्मा के रूप में। क्या बताऊंगा? व्यक्तिगत आत्मा के रूप में यह व्यक्ति इसका अनुभव करता है, संबंध का अनुभव। आगे बढ़ते हैं, 105 नंबर प्रश्न, आत्मा के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है? आत्मा के बारे में बच्चों को धारण के रूप में मतलब धारणा को स्वरूप देने में किसकी अहम भूमिका होती है? तो माता पिता के, मित्रों की, शिक्षकों की। मतलब 1 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले, और 106 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं है? तो आत्मनियंत्रण के मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं है, आत्मानुदेशक है, अपने व्यवहार का परीक्षण है, आत्म प्रबंधन है। यानी यहाँ पे आपका डी प्यारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है कि व्यक्तित्व के अंतर्मुखी या बहुमुखी प्रकारों में किसने बांटा? मतलब व्यक्तित्व को दो भागों में किसने बांटा? अंतर्मुखी तथा भाग में किसने बांटा था? तो युंग ने बांटा था। किसने बांटा था? युंग ने बांटा था। यानी आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखोगे, व्यक्तित्व के को दो भागों में अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी भागों में किसने बांटा? तो युंग ने बांटा था। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था। मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है? मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। क्या बताओगे? अब्राहम मैस्लो। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से 109 प्रश्न 109 प्रश्न कह रहा है सामूहिक अचेतन की अंतर वस्तुओं के लिए युंग द्वारा प्रयुक्त पद अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रतिरूप को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिमाएं या प्रतीक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो देखिए कह रहा है सामूहिक अचेतन की अंतर वस्तुओं के लिए युंग के द्वारा जो पद अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रतिरूप या प्रतिरूप को अभिव्यक्ति करने के लिए जो प्रतिमाएं या प्रतीक है, ये निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो आद्य प्ररूप कहलाते। क्या कहलाते हैं? आद्य प्ररूप कहलाते हैं। यानी आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 110 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम। क्या कह रहा है? मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत में आत्मा मतलब सम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है? तो देखिए कह रहे हैं मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम मतलब आवश्यकता के अनुसार जो पदानुक्रम है, इसके सिद्धांत के अनुसार से आत्म सम्मान है, यह नीचे से कितने स्थान पे आते हैं? तो नीचे से चौथे स्थान पे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न कर रहा है व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व जो करता है इसे प्राहम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राहम कहते हैं। बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया, आगे पहले, और यहाँ पे प्रश्न कर रहा है अन्ना फ्राइड के योगदान को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो अन्ना फ्राइड के योगदान को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो नौ मनोविश्लेषणात्मक श्रेणी में रखेंगे। यानी बी आपका पहले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे देखिए 113 नंबर प्रश्न कर रहा है व्यक्तित्व के सीलगुण के आधार पर कितने व्यक्तित्व को विभाजित किया है? मतलब व्यक्तित्व के सीलगुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है? तो सेल्डन ने व्यक्तित्व को विभाजित किया है। यानी बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 114 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है भीड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध किससे है? तो कैनन से। किससे है? कैनन से है। यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 115 नंबर हंस शैली से तनाव के बारे में क्या कहा? हंस शैली ने तनाव के बारे में क्या कहा है? तो हंस शैली ने तनाव के बारे में तनाव एक अति विशिष्ट अनुक्रिया नहीं कहा है। तनाव एक सामाजिक सीखना अनुक्रिया ये भी नहीं कहा है। तनाव एक समायोजन अनुक्रिया ये भी नहीं कहा है। तो उसने क्या कहा है? तो उसने कहा कि तनाव जो होता है मतलब स्ट्रेस जो होता है ये एक अवशिष्ट अनुक्रिया है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे? ये इसका सही आंसर है।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से पूछ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, समय प्रबंधन किस श्रेणी का कौशल है? तो व्यक्तित्व श्रेणी का जो है ये कौशल है, तो यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे 117 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? तो लक्ष्य प्राप्ति मतलब जब भी हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस समय बाधा, कोई भी चीज़ों का बाधा हो या किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो। देखिए कभी क्या होता है, कोई चीज़ रुकावट करता है कि यार काश हमारे पास पैसा, जैसे पैसा हो जाता तो क्या होता है कि हम उस चीज़ को पा लेते, तो ये एक बाधा भी हो गया। आवश्यकता कि यार पैसा तो है लेकिन हमें आवश्यकता है कि एक ये चीज़ मतलब बाइक रहनी चाहिए ताकि हम वहाँ पे पहुँच जाए, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाधा एवं आवश्यकता एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध, मतलब ये तीनों के अवरुद्ध जो है ये होने वाला एक मतलब वो उत्पन्न है, मतलब लक्ष्य प्राप्ति में। और एक क्या उत्पन्न हो सकता है, तो कुंठा। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति करने में एक बाधा आपको डाल सकता है। एक देखिए ये प्रश्न को समझिएगा पहले सही से। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा कोई भी मतलब जब हम सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें कोई बाधा हो सकता है या आवश्यकता हो सकता है या विप्रेरकों में अवरुद्ध में एक और क्या उत्पन्न हो सकता है, तो कुंठा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 118 नंबर प्रश्न के पहले प्रश्न कर रहा है, संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित वाव की युक्ति है? तो संवेग अभिविन्यस्त युक्ति जो है ये किसके द्वारा वर्णित भाव युक्ति है? तो इसका करेक्ट बताओगे एडलर तथा पार्कर के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िए पहले आगे और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का समान करने हेतु संकल्पना निर्धारण ज्ञात्मक प्रक्रिया के रूप में किया है? तो ये हो जाएगा लेजार्स एवं फैकमैन ने। क्या कौन बताओ? फैकमैन ने। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं पहले आगे और यहाँ पर प्रश्न आप सबसे क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है जॉब प्राप्ति या बायो फीडबैक की कितनी आवश्यकताएं होती है, अवस्थाएं होती है? तो 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है? तो इसका क्या बताओगे? व्यायाम। क्या बताओगे? व्यायाम। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहे हैं, निम्न में से कौन अफीम से उत्पन्न औषध है? तो अफीम से उत्पन्न जो औषध हो जाएगा यह मोफिन, हेराइन और मेथाडोन ये सभी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले बढ़िया आगे और यहाँ पे प्रश्न करा, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय क्या है? तो आक्रमण तथा हिंसा को कम करने का उपाय हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो सामाजिक अधिगम विवेचन अधिनियम या परानुभूति। तो यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा, डी ये सभी हो जाएगा। बढ़ते आगे, निम्नलिखित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है? तो संघर्ष से समाधान करने का क्या युक्ति? समझौता वार्ता। किसी से जब समझौता करते हैं मतलब बातचीत करते हैं तो जो लड़ाई होने वाला रहता है या कुछ भी होने वाला तो वो बन जाता है। पारस्परिक संपर्क मतलब एक अच्छा संपर्क से, अनुकूलन विधान से। तो बिल्कुल यहाँ पे भी प्यारे डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है कि संज्ञानात्मक असंवादिता से तात्पर्य क्या है? तो संज्ञानात्मक असंवादिता से जो तात्पर्य होगा, दो मानसिक दशाओं का संगत होना। बिल्कुल नहीं, दो मानसिक दशाओं का असंगत होना ही क्या हो जाएगा, तो संज्ञानात्मक असंवादिता से तात्पर्य हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट सर आपके क्या हो जाएगा, तो बी यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है कि लियोन फिंगिस्टर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? लियोन फिंगिस्टर ने संज्ञानात्मक असंवादिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मतलब इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया था। ये कब किया था? तो वर्ष 1957 ईस्वी में प्राप्त किया था। ठीक है, तो डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए और यहाँ देखिए प्रश्न कर रहा है, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं? तो प्रतिबल के विपरीत अवस्था को चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबल के विपरीत अवस्था को हम चिंतन कहते हैं। आगे बढ़िए पहले यहाँ पर प्रश्न, इनमें से कौन असामान्य के जैविकीय कारक नहीं है? इनमें से कौन है जो असामान्य के जैविकीय कारक नहीं है? तो शारीरिक संरचना जो हो जाएगा यह जैविक ये कारक नहीं होगा। बढ़िए पहले आगे और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, किस सामान्य प्रक्रिया के किस सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? मतलब किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से मतलब बार बार दोहराते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? तो मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं?
ग्रसित बाध्यता कहते हैं, मतलब डी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे पहले और यहाँ पे प्रश्न करें, विचारों, प्रेरणाओं और आवश्यकताओं एवं उद्देश्य के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षेप या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है? तो यह द्वंद्व कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वंद्व कहलाती है, मतलब ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पे प्रश्न करें, किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्व्यक्तित्व के संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण के कारण होता है, मतलब मानसिक विकारों के कारण होता है। तो ये ऐसा किसने मतलब ज्ञात किया था, प्राप्त किया था, जानकारी प्राप्त किया था? तो ये सुकरात ने प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? सुकरात ने। ये पूछेगा आपसे सबसे पहले, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, काफी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ भी है कि किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्व्यक्तित्व के संबंध में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारक है। तो मानसिक विकारों में कौन महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा? तो ऐसा किसने कहा था, मतलब किसने इस चीज को ज्ञान प्राप्त किया था? तो सुकरात ने प्राप्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 132 नंबर, निम्नलिखित में से कौन काय काय रूप विकार है? काय रूप विकार कौन है? तो यहाँ पे पीड़ा विकार काय रूप विकार नहीं होगा। काय अरबालिता विकार भी, परिवर्तन विकार भी यहाँ पे, इसलिए डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़िए, नलिकाविहीन ग्रंथ का नाम क्या है? तो नलिकाविहीन जो ग्रंथि होता है इसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। क्या बताओगे? एड्रिनल ग्रंथि। ये आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव है, द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव का कौन कौन से है? मतलब अगर पूछे कि द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुवों के नाम लिखिए या इसके बारे में बताएं, तो आप बताएंगे उन्माद एवं विषमाद। क्या बताओगे? उन्माद एवं विषमाद। ये आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछा है उन्माद एवं विषमाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो लिख दीजिएगा द्विध्रुवीय विकार को ही हम क्या कहते हैं? उन्माद या विषाद कहते हैं। और इसके बारे में अच्छे से थोड़ा और भी डिटेल में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है 135 नंबर, किस चिकित्सा के अध्यानुकूलन के नियम से प्रयुक्त होते? किसी चिकित्सा के अध्यानुकूलन के नियम से क्या प्रयुक्त होते हैं? तो मनोवैज्ञानात्मक चिकित्सा यानी प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका सही होगा, मतलब इसकी जानकारी प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं 137 प्रश्न देखिए, कह रहा है कैटेटोनिक स्टूपर का एक लक्षण है। कैटेटोनिक स्टूपर जो है ये एक प्रकार का कैसा लक्षण है? तो ये मनोविदलती का लक्षण है। क्या बताओगे? मनोविदलती का लक्षण है। बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 137 प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? तो सामाजिक प्रतिबल जो हो जाएगा ये कुंठा हो जाएगा। क्या बताओगे? कुंठा जो हो जाएगा ये सामाजिक प्रतिबल है। आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है 138 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मनोविदालता का एक प्रकार नहीं है? तो मनोविदालता का एक प्रकार कौन नहीं है? तो विघटित मनोविदालता जो है यह एक प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? मादक द्रव्य नहीं है तो कॉफी जो हो जाएगा यह मादक द्रव्य नहीं है। ठीक है, चलिए पहले बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे प्रश्न करें आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रायड ने किया था। किसने किया था? फ्रायड ने किया था। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, गांजा एक प्रकार का है तो किनिबिस है। क्या है? गांजा जो है ये एक प्रकार का क्या है? केनिबिस है। ठीक है, केनिबिस है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िए आगे और 142 प्रश्न देखिए, 142 प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन निकोटीन किस श्रेणी में आता है? निकोटीन की श्रेणी में कौन आता है? तो निकोटीन की श्रेणी में हम तंबाकू को रखते हैं। किससे रखते हैं? तंबाकू को रखते हैं, मतलब आपका सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 143 प्रश्न देखिए, 143 प्रश्न के विश्व सामान्य कष्टप्रद अपक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को क्या कहा जाता है? विश्व सामान्य कष्टप्रद अपक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो सामान्य व्यवहार नहीं, विचित्र व्यवहार नहीं, असामान्य व्यवहार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो अपसामान्य व्यवहार या अपसामान्य व्यवहार कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, करेक्ट सभी एल्कोहल पेय पदार्थ में होता है। तो जितने भी एल्कोहल वाला होता है, मतलब दारू जो भी होते हैं वो पेय पदार्थ, उसमें क्या होता है? तो एथाइल एल्कोहल होता है। क्या होता है? एथाइल एल्कोहल होता है। ये टॉप लेवल का प्रश्न है प्यारे, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, इसको ध्यान से आप सभी देखिएगा। ठीक है, और देखिए पहले मैं एक ही बात बोलूँगा, जो मैं 470 प्रश्न आप सभी के लिए करा रहा हूँ ना 5 वीडियो में, इस 5 वीडियो को अच्छे से देख के जाइए, आपका 35 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप सभी ये जो मैं जिस नोट्स से पढ़ा रहा हूँ ये हमारा टॉपर हॉट नोट्स है। ठीक है, टॉपर हॉट नोट्स है, और इस नोट्स को यदि आप लिए होंगे तो आपका सब्जेक्टिव भी बहुत बढ़िया हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो डोंट वरी, सब्जेक्टिव में भी मैं कुछ क्वेश्चन गेस करने कर देने की कोशिश करूंगा। बाकी ऑब्जेक्टिव का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा अगर 5 वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से असामान्य व्यवहार में कौन से परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो अजैविक जो हो जाएगा ये परिप्रेक्ष्य नहीं है, बी आपका सही आंसर। अगर आप लोग सब्जेक्टिव के लिए कहेंगे तो मैं कोशिश करने की कोशिश करूंगा कि मैं चलो सब्जेक्टिव भी डाल दूँ, बाकी समय तो नहीं है लेकिन कोशिश करूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो, नहीं तो कोई ना। यहाँ पे देखिए वे मानव व्यवहार और अनुभूतियाँ जो साधारण अनोखे असाधारण है असामान्य समझे जाते हैं, यह कथन किसका कहते हैं? वे मानव व्यवहार और अनुभूतियाँ जो साधारण अनोखे असाधारण है, मतलब साधारण अनोखे साधारण है असामान्य समझे जाते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसकर का है? किसका है? मनोवैज्ञानिक किसकर का है? तो बिल्कुल आपका डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया, आगे कह रहा है कि मिस्कालाइन जो है यह एक क्या है? तो एक विभ्रांति उत्पादक है। क्या है? विभ्रांति उत्पादक है। ठीक है, मिस्कालाइन जो है ये एक प्रकार का क्या है? तो विभ्रांति उत्पादक है। बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कैफीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो कैफीन नहीं है? तो कफ सिरप जो हो जाएगा ये कैफीन नहीं है, सी आपका सही आंसर है। ठीक है, कैफीन कॉफी में, चॉकलेट में, कोको में पाया जाता है, लेकिन कफ सिरप में कैफीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट से कफ सिरप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है व्यक्ति के शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा है? तो व्यक्ति के शारीरिक बनावट जो है इसको किस मनोवैज्ञानिक जो थे, मतलब साइकोलॉजिस्ट जो थे, इसने 3 भागों में बांटा है। तो ऐसा बांटने वाले व्यक्ति का नाम है सेल्डन। क्या नाम है? सेल्डन नाम है, यानी आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए 150वां प्रश्न। 150वां प्रश्न करें दूषित चिंतित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? दूषित चिंतित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा हृदय गति का तेज होना, ये भी लक्षण हो सकता है, सांस में कमी होना, दस्त आना, ये सभी हो जाएगा। तो यानी आपका डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कायरूप विकार नहीं है। तो कायरूप विकार कौन सा नहीं हो जाएगा? तो विच्छेदी विकार जो हो जाएगा यह कायरूप विकार नहीं होगा, मतलब आपका सी सही आंसर है। 152 नंबर, निम्नलिखित में से कौन काय अलांबिता विकार के लक्षण नहीं? काय अलांबिता विकार के लक्षण कौन नहीं? तो खूब आना क्या हो जाएगा? तो यह काय अलांबिता विकार के लक्षण नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओपिओड नहीं है? ओपिओड नहीं है, तो ये ओपिओड कौन नहीं? LSD जो है ये ओपिओड नहीं है, मतलब आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं हेरोइन एक प्रकार का है। तो हेरोइन एक प्रकार का क्या हो जाएगा? तो ऑफिआइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफिआइड हो जाएगा, ऑपिआइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न को समझ लीजिएगा पहले। कह रहा है कि हेरोइन एक प्रकार का क्या है? तो हेरोइन एक प्रकार का ओपिआइड है। क्या है? ओपिआइड है। बिल्कुल आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी विशिष्ट वस्तु दूसरे के साथ अंतःक्रिया तथा अपरिचित स्थितियों में के प्रति अपरिचित स्थितियों के प्रति अविवेकी का भय होना, यह क्या कहलाता है? दुर्भिन्ति कहलाता है। क्या कहता है? दुर्भिन्ति कहलाता है, दुर्भिलिति कहलाता है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते कह रहा है उत्तर अभिघातक दबाव विकार का लक्षण होते हैं। तो उत्तर अभिघातक जो विकार का जो लक्षण होगा, एकाग्रता में कमी, बार बार आने वाला सौपन, संवेगिक शून्यता का होना, यानी आपका डी यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़ते प्यारे और यहाँ देखिए प्रश्न आप सबसे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि आनुवंशिक कारकों का संबंध कहाँ पाया गया है? आनुवंशिक कारकों का संबंध जो है ये कहाँ पाया है? दबदशा विकार में, मनोवैद्यलता में, मानसिक संबंधन में, यानी आपका डी यहाँ पे पहले सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे दूषिचंता विकार का संबंध किससे? दूषिचंता विकार का जो संबंध है ये किससे है? तो गामा एमिनो एवं ब्यूट्रिक एसिड से। ठीक है, दूषिचंता विकार का जो संबंध हो जाएगा ये गामा एमिनो एवं ब्यूट्रिक एसिड से हो जाएगा, यानी आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए 169वां प्रश्न। 169वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक विकार के वर्गीकरण का न्यूनतम पद्धति है? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन है जो मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का न्यूनतम पद्धति है? और DSM-4 क्या हो जाएगा? DSM-4 हो जाएगा, यानी आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है, तो याददाश्त का कमजोर होना यह असामान्य व्यवहार नहीं होगा। ठीक है, यह किसी सामान्य, तो बिल्कुल करेक्ट सर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए
देखिए कर असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक कौन माने, असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग का जनक किसे माना जाता है, तो सिमरन फ्रायड को माना जाता है। किसे माना जाता है, सिमरन फ्रायड को माना जाता है। और ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है, काफी बार ये भी एग्जाम में आपका आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़िए। सामान्य असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है, तो मात्रा का। सामान्य तथा असामान्य एवं श्रेष्ठ में इस तीनों में केवल किस चीज का अंतर होता है, तो मात्रा का अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से कह रहा है कि मानसिक अवस्था तथा क्या कह रहा है, अवस्था का प्रमुख लक्षण क्या होगा, तो संतुलित व्यवहार न होना। ठीक है, मानसिक अवस्था का मतलब सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा, तो संतुलित व्यवहार न होना। चलिए ये देखिए 164वां प्रश्न। 164वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मनोविकलता के उप प्रकारों में कौन सा एक प्रकार नहीं है, मतलब मनोविकलता के उप प्रकारों में कौन सा एक प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे कर व्यवहार प्रकार है, विसंगठित प्रकार है, लेकिन अवधान न्यूनता प्रति अतिक्रिया प्रकार जो है यह नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे से 165वां प्रश्न कि अगर कोई व्यक्ति में उन्माद तथा विषाद दोनों तरह की मानसिक अवस्था कर्म कर्म से होती है, मतलब एक साथ होती है, तो इसे DSM-4 में कि किस संज्ञा दी जाती है, तो DSM-4 को कौन सा संज्ञा, तो द्विध्रुवीय विकार की संज्ञा दी जाती है। किसे कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो द्विध्रुवीय विकार की संज्ञा दी जाती है। चलिए देखिए कह रहा है किस सन तक आंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर था, तो किस सन तक आंगिक दृष्टिकोण जो है अपनी चरम सीमा पर था, तो वर्ष 1915 तक। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है मनोविकलता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो विस्लियोर ने किया था। किसने किया था, मतलब सिल्लियोर ने किया था, ये विस्लियोर ने कहा था। इस किसी भी प्रकार से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न का DSM-4 कितने आयाम होते हैं, तो DSM-4 में टोटल 5 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं, 5 आयाम होते हैं, मतलब ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न मानव शरीर में काला पित्त की अधिकता से उत्पन्न होता है, तो विषाद उत्पन्न होता है। मानव शरीर में अगर काला पित्त अधिक बढ़ जाए तो इससे क्या उत्पन्न होगा, तो विषाद उत्पन्न होगा, मतलब ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि मनोविकलता के रोगी में सबसे ज्यादा कौन सी विभ्रांति पाई जाती है, तो ये हो जाएगा श्रवण विभ्रांति। क्या बताओगे, श्रवण विभ्रांति पाई जाती है, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न करें 171वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दुश्चिंता विकार नहीं है, दुश्चिंता विकार नहीं है, तो देखिए दुर्विभ्रति विकार दुश्चिंता के अंतर्गत आ जाएगा, आतंक ये भी आ जाएगा, मनोग्रसित बाध्यता भी आ जाएगा, लेकिन मनोविच्छेदित आत्मविस्मृति जो हो जाएगा ये दुश्चिंता विकार के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है, तो फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है, तो हिप्पोक्रेटिस को जाना जाता है। किससे जाना जाता है, हिप्पोक्रेटिस को जाना जाता है। याद रखोगे टॉप लेवल का ये प्रश्न है। ठीक है, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, मतलब पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो क्रेपलिन है। कौन है, क्रेपलिन है। याद रखोगे पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक के जो रचयिता हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, तो क्रेपलिन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, संवेद मंदक औषधिया का मुख्य कार्य होता है, तो ये क्या मुख्य कार्य क्या होता है, तो विभ्रम उत्पन्न करना। क्या होता है, विभ्रम उत्पन्न करना, मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या रहते कि बंदूरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं। बंदूरा ने कहा बच्चे असामाजिक, कहाँ, बंदूरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं, किस जगह सीखते हैं, तो ये हो जाएगा प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से। ठीक है, प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं 176वां प्रश्न की पहले कर रहा है। 176वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत न्यूनतम पद्धति क्या है, तो DSM-4। क्या बता, ये रिपीट क्वेश्चन था, मानसिक विकार की वर्गीकरण की अत्यंत जो न्यूनतम पद्धति है ये DSM-4 है। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि मनोज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था, तो फ्रायड ने किया था, मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 178वां प्रश्न देखिएगा, मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता है, तो यह आवश्यकता पूर्ति तत्व जो है ये प्रभावित नहीं करता है, मतलब डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पे देखो योग विधि बढ़ाती है, योग विधि क्या बढ़ाती है, तो ये भावदासा, ध्यान और दबाव सहिष्णुता ये सभी बढ़ाती है, तो डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए पहले अब बस 8 प्रश्न और करने हैं इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में हम 94 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न करा अमेरिका में सिखाए जाने वाले योग को क्या कहते हैं, तो कुंडलिनी योग कहते हैं। अमेरिका में जो भी सिखाया जाता है उस योग
युग को हम क्या कहते हैं, मतलब अमेरिका में सिखाए जाने वाले युग को क्या कहते हैं, तो कुंडलिनी युग ही कहते हैं, ठीक है, युग कहते हैं। यहाँ पे 181 नंबर, मानसिक रोगियों को पुनः स्थापन का उद्देश्य होता है, मानसिक रोगियों को पुनः स्थापन करने का एक ही उद्देश्य रोगी को सशक्त बनाना, ठीक है, रोगी को क्या बनाना, सशक्त बनाना। तो बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए करा, कार्मिक विसंविधिकरण को किसने प्रतिपादित किया, कार्मिक विसंविधिकरण को किसने प्रतिपादित किया था, तो वोल्प ने प्रतिपादित किया था, यानी आपका बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न आपसे से कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सेवार्थी को कष्ट प्रदान करते हैं, सेवार्थी को कौन कष्ट प्रदान करते हैं, तो अपक्रियात्मक व्यवहार जो है ये सेवार्थी को कष्ट प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 184 नंबर प्रश्न, सहायक मनोचिकित्सक की एक विधि है, सहायक मनोचिकित्सक की एक विधि है कि ये क्या हो जाएगा, पुनः आश्वासन सॉरी पुनः आश्वासन जो हो जाएगा यह सहायक मनोचिकित्सक की एक विधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, कह रहा है एक स्कीमा या अनुवैगंती योजना है, तो एक स्कीमा या अवनति योजना क्या हो जाएगा, तो यह मानसिक संरचना हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मानसिक संरचना हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है योग के अष्टांग साधन का संबंध किससे है, तो योग के अष्टांग साधन का जो संबंध हो जाएगा ये ज्ञान योग्य से हो जाएगा, मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा। 187 नंबर प्रश्न, मनोचिकित्सा का लक्ष्य है, मनोचिकित्सा का क्या लक्ष्य होगा, तो रोगियों को राहत पहुंचाना। मनोचिकित्सा का हमेशा एक ही लक्ष्य होता है कि जो भी रोगी है उसे राहत पहुंचाया जाए, मतलब 187 नंबर प्रश्न का सी आपका सही आंसर है। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, 188 नंबर प्रश्न। 188 नंबर प्रश्न कह रहा है मनोचिकित्सा का स्तर क्या होता है, तो आत्मीयता संबंध की स्थापना करना, ठीक है, क्या होता है, आत्मीयता संबंध की स्थापना करना ही क्या होता है, तो मनोचिकित्सा का स्तर होता है, ठीक है, ये स्तर होता है। तो इस प्रकार से पहले इस वीडियो में भी हमने 94 प्रश्न पढ़ा, पिछले वीडियो में भी हमने 94 प्रश्न पढ़ा, टोटल प्रश्न कितना हो गया, तो 188 प्रश्न की तैयारी मैंने आप सभी को करा दिया। अगले वीडियो में भी 94 प्रश्न करेंगे, फिर 94 प्रश्न, फिर 94 प्रश्न, ठीक है, अभी 3 वीडियो इसका आएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, साइकोलॉजी के संपूर्ण तैयारी ऑब्जेक्टिव का कर लेंगे, क्योंकि 470 प्रश्न पढ़ाने वाले हैं और यहाँ से तो गारंटी है कि 35 प्रश्न पूछा जाने वाला जरूर आएगा, ठीक है। मैं तो कहता हूँ 70 भी आएगा, लेकिन 70 9 भी है तो एकदम गारंटी रखिए 35 प्रश्न आपका एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आप सभी टेस्ट वुस्ट नहीं देते साइकोलॉजी का, तो जाइए BSB करें, गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको साइकोलॉजी वाले मतलब पेज में पूरा टेस्ट भी मिल जाएगा और तैयारी करने का भी वीडियोज़ PDF सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।